देखो आगे, देखो पिछले लेटर में हमारे पास कूलाम्स लॉ चल रहा था, अब यहां पर आता है हमारे पास वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। देखो ध्यान से, अब हमें यहाँ पे कूलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखना है। चलो देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। देखो अब यहां पर हमारे पास दो चार्ज है, ये हमारे पास Q1 और ये हमारे पास Q2। अच्छा, इनके बीच में डिस्टेंस वही R है। अब एक बात समझना, चलो मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव चार्ज है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। अगर रिपल करेंगे तो इस वाले चार्ज में हमारे पास फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और Q1 पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन पे लगेगा। अब ध्यान सुनना, ये दोनों फोर्स जो देख रहे हो, इन दोनों फोर्सेस की वैल्यू तो बराबर है, लेकिन ध्यान से देखो डायरेक्शन अपोजिट दिख रही है कि नहीं दिख रही है। यहाँ पे डायरेक्शन हमारे पास अपोजिट दिख रही है। चलो तो अब एक काम कर लेते हैं, हमने ये फोर्स मान लिया F21 और ये फोर्स हमने मान लिया यहाँ पे F12। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे आगे देखो। अच्छा, अब ये जो डायरेक्शन देख रहे हो, ये डायरेक्शन हमारे पास R21 है और ये जो इस तरफ डायरेक्शन देख रहे हो, ये डायरेक्शन भी हमारे पास R12 आ जाएगी, ये भी हमारे पास R12 आ जाएगी। अब ध्यान सुनो, यहां पर जो ये 21 और 12 है, इनका मतलब क्या हुआ? देखो अगर ये F12 है तो हम इसको रीड करेंगे फोर्स ऑन द फर्स्ट चार्ज ड्यू टू द सेकेंड चार्ज। 1 पहले है ना, तो आएगा फोर्स ऑन द फर्स्ट चार्ज ड्यू टू द सेकेंड चार्ज। देखो बिल्कुल ऐसे इसको रीड कर सकते हो, फोर्स ऑन द सेकेंड चार्ज ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज। इतनी बात क्लियर यहाँ पे। अब ध्यान सुनो, ये R21 इस तरफ क्यों है? देखो एक बात ध्यान रखना, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखो, एक यहां पर दूसरा केस है, मान लो ये हमारे पास नेगेटिव हो गया और ये हमारे पास पॉजिटिव है, तो अब फोर्स कहां लगेगा? फोर्स इस तरफ लगेगा। लेकिन जरा सुनना, ये जो तुमने R21 और R12 रखा है, इनकी डायरेक्शन नहीं बदलेगी। ये R21 है तो ये हमारे पास R12 ही रहेगा, ठीक है, इनकी डायरेक्शन नहीं बदलेगी। फोर्स की डायरेक्शन बदल गया, अब ये F21 हो गया और ये हमारे पास F12 हो गया। ध्यान सुनना, F21 क्या होगा? F21 हमारे पास होगा फोर्स ऑन द सेकेंड ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज। अब सेकेंड पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो F21 की डायरेक्शन ये आ गई। लेकिन R21 समझना, देखो R21 is the position of second charge with respect to the first charge। अगर फर्स्ट चार्ज के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन निकालोगे तो इसकी तरफ ही तो आओगे। तो ध्यान सुनना, सबसे पहले तो R21 की डायरेक्शन तो यही रहेगी, तुम कुछ भी कर लो। बात समझे यहाँ पे? R12 की डायरेक्शन यही रहेगी, तुम इसमें चाहे कुछ भी कर लो। R12 क्या है? R12 इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट चार्ज ड्यू टू द सेकंड चार्ज। सेकंड चार्ज से फर्स्ट की पोजीशन है। अगर फर्स्ट की पोजीशन सेकंड से निकाल रहे हो तो सेकंड से फर्स्ट की तरफ आओगे ना। अगर इसकी तरफ आओगे तो ये कैसी मिलेगी? बाहर की तरफ। तो पहले तो एक बात दिमाग में रखो कि ये जो पोजीशंस है, ये पोजीशंस तुम्हारे पास ऐसी ही रहेंगी, भले ही फोर्सेस की डायरेक्शन चेंज हो जाए। इतनी बात क्लियर है? चलो आगे देखो। देखो अब यहां पर पहले हम बात करते हैं चार्ज Q1। देखो ध्यान से, तो यहां पर हमारे पास आ गया फॉर चार्ज Q1। देखो Q1 चार्ज पे हमारे पास फोर्स आएगा F12, ठीक है। ये F12 है, F12 की वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू में तो कोई परेशानी नहीं है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया Q1 Q2/r²। ये तो सीधा सा। लेकिन अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यहां पर भी तो वेक्टर होना चाहिए। सोचो जरा, F12 किस डायरेक्शन में जा रहा है? ये जा रहा है R12 डायरेक्शन में। तो यहां पर इसको थोड़ा नीचे लिख दो। ये हमारे पास आ गया वेक्टर R12। या रुको जरा, अगर डायरेक्शन देनी है तो हम डायरेक्शन देते हैं यूनिट वेक्टर से। इतनी बात क्लियर है? यहाँ पर यूनिट वेक्टर R12 अप्लाई करा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये फोर्स इस डायरेक्शन में आ गया। बोले इतनी बात क्लियर? यहां तक कोई परेशानी किसी को? आगे देखो। अच्छा एक काम करते हैं, हम थोड़ी कैलकुलेशन करने के लिए जरा इसको ठीक कर दें। देखो अब ये जो R12 दिख रहा है, क्या लगता है? हम इसको वेक्टर R/R12 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये मॉड आएगा।
सोचो जरा, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ दिस वेक्टर होता है कि नहीं होता है? अच्छा जरा सुनना, अगर ये मॉड लगाओगे तो बहुत ध्यान सुनना, ये हमारे पास हो गया वेक्टर r12 है तो है, अगर हम मॉड लगाओगे तो वेक्टर हट जाएगा, मतलब इस r12 की न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। ध्यान से देखो, न्यूमेरिकल वैल्यू तो यही हमारे पास r है। कैसे जरा समझना, r12 क्या था? r12 इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट चार्ज विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। अगर फर्स्ट चार्ज की सेकंड के रिस्पेक्ट में पोजीशन की न्यूमेरिकल वैल्यू देखोगे तो वो तो यही है ना, ये हमारे पास r है। तो ध्यान सुनना, r12 का मॉड क्या होगा? r के बराबर होगा। बोलो इतनी कहानी समझ नहीं आते? चलो अप्लाई करा दो, अप्लाई करा दो तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा f12 बराबर क्या हो गया? ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर है q1 q2 अपॉन, अच्छा देखो r स्क्वायर पहले से था, इसका एक r और आ जाएगा तो यहाँ पर क्या लगता है? r क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर जो r कैप था इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आ गया वेक्टर r, ये हमारे पास हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। बोलो इतनी बात समझ नहीं आती? इतना क्लियर हुआ? अब यही काम पूरा हम सेकंड चार्ज के लिए कर सकते हैं। तो देखो तो यहाँ पर आ गया हमारे पास फॉर चार्ज Q2। देखो अगर सेकंड चार्ज पे सारी कहानी करोगे तो हमारे पास सात, बस केवल सिंबल चेंज होने 1 2 क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 1 लिख दो यहाँ पे, दिख तो रहा है वैसे, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया F21। F21 कैसे आएगा? न्यूमेरिकल वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें फॉर्मूला रटा पड़ा है। इंटर में केवल इकलौती यही चीज तो होती जो तुम याद कर पाते हो। क्यों? देखो ध्यान से, अब यहाँ पर हमारे पास डायरेक्शन आएगी, डायरेक्शन किस तरफ दिख रही है? R21। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास R21, ये आ गया क्या? कितनी बात की ध्यान रखना, डायरेक्शन देने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज करा जाता है। अब यूनिट वेक्टर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आ गया हमारे पास R21, ये आ गया वेक्टर R21 और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास वेक्टर R21 का मॉड। इतनी बात क्लियर? अगर किसी का मॉड लोगे तो क्या मिलता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। सोचो जरा, R21 क्या? R21 इज द पोजीशन ऑफ Q2 विद रिस्पेक्ट टू Q1। अगर इसकी पोजीशन का मॉड लोगे तो क्या मिलेगी? पोजीशन की न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू यही तो रखी हुई है हमारे पास, दोनों के बीच में डिस्टेंस। तो यहाँ पर अब ये हो जाएगा हमारे पास R21 अपॉन R, उठा के अप्लाई करा दो, यहाँ पे वैल्यू रख दो R कैप की। तो यहाँ पर अब हमारे पास रिजल्ट आता है F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। R क्यों आ जाएगा? क्यूब हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? स्क्वायर पहले से था, एक R और आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास ये वेक्टर आ गया। बोलो इतनी बात क्लियर? ठीक, तो ध्यान सुनना, ये तुम्हारे पास आ गए वेक्टर फॉर्म। अच्छा इसमें और भी कुछ करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखो। R12 वेक्टर को, R21 वेक्टर को, पहले तो एक बात बताओ, वेक्टर R12 और वेक्टर R21 अपोजिट वेक्टर्स है कि नहीं? हाँ या ना? सबका एक लाइन से हाँ निकल गया होगा, लेकिन जरा सुनना, अपोजिट वेक्टर की डेफिनेशन तुम्हें याद ही नहीं होगी। देखो ध्यान से, अपोजिट वेक्टर की डेफिनेशन होती है ऐसे दो वेक्टर जिनके न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, तब होते हैं अपोजिट वेक्टर। क्या R12 और R21 की न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है? हाँ भैया बराबर है। देखो ये R12 क्या है? Q1 Q2 के बीच की दूरी। R21 क्या है? Q1 Q2 के बीच की दूरी। लेकिन बस 1 2 2 1 क्यों लिखा? क्योंकि हमें यहाँ पे डायरेक्शन देखनी थी। R12 क्या है? 1 की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू 2। 21 क्या है? 2 की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू 1। इतनी बात क्लियर है? चलो आगे। अब देखो तो यहां से हमें इतना पता चल गया कि अब ये जो हमारे पास वेक्टर R12 है ये बराबर होगा माइनस का वेक्टर R21 के। सोचो जरा, R12 R21 दोनों बराबर है, अपोजिट भी है, तो यहाँ माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा? तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर वैल्यू लगाते हैं। अच्छा जरा समझना, ये R21 है, अगर हम R21 की जगह R12 रखना चाहें तो क्या लगता है? ये माइनस उठ के यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पर जरा देखते हैं। अब एक काम करते हैं, अब यही वैल्यू निकालते हैं F21। देखो इसी फोर्स को निकालते हैं, ये आ गया हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर आ गया हमारे पास Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आगे जरा सोचो R21 की जगह आ गया माइनस, यहां पर आ गया और ये आ गया हमारे पास माइनस का R12। इतनी बात क्लियर? यहां तक समझा सभी को? अब एक काम करना है, माइनस बाहर लेके आएंगे, माइनस यहां बाहर लग जाएगा और जरा ये पूरी वैल्यू देखो, क्या लगता है ये पूरी वैल्यू इस F12 के बराबर है कि नहीं? सोचो जरा, इस वेक्टर का ही तो फर्क था, ये देखो हम R12 लिया है। एक काम करो, पूरा रिजल्ट देखो जल्दी से, फिर हम एक तरफ हटाते हैं। जल्दी देखो,
हटा दें। देखो ध्यान से, ये माइनस बाहर लो, तो यहां पर हमारे पास आ गया F21। F21 की वैल्यू आ गई -1/4πε0, ये आ गया हमारे पास Q1 Q2/r², और यहाँ पे रखा हुआ हमारे पास R12 वेक्टर। इतनी बात की। अच्छा ध्यान सोचो, इस माइनस को थोड़ी देर के लिए जाना, तो अब ये जो लिखी हुई है वैल्यू, ये सॉरी R² लिखा, यहाँ हर जगह पर R³ होगा। देखो ध्यान से, अब ये जो माइनस हटा के जो वैल्यू लिखी हुई है, ये पूरी वैल्यू F12 को ही तो दिखा रही है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया F21, यहाँ पर देखो माइनस लगा हुआ है, ये आ गया हमारे पास F12। बोलो इतनी बात की। अच्छा हमें पता भी था कि दोनों फोर्स बराबर होंगे और एक दूसरे के अपोजिट भी होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने इसको करके दिखा दिया। अब जरा सोचो, ये दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से कुछ याद आता है? न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो एक बात ध्यान रखना, ये जो हमारे पास कूलाम का लॉ है, कूलाम का लॉ न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला, ठीक है। कैसे पता चला? ये सारी कैलकुलेशन करके पता चला। और इतनी कैलकुलेशन तुम्हें करवाई क्यों भैया? ध्यान रखना, ये फॉर्मूला भी आ सकता है तुम्हारे पास एग्जाम में, कि हमारे पास फोर्स को किस तरह से लिखेंगे। तो तुम्हें यहाँ पे सबसे पहले वेक्टर फॉर्म पता होना चाहिए कि कैसे लिखना है, ठीक है। अब ध्यान से, तो यहां पर तुम्हारे पास एक सीधा सा क्वेश्चन बनता है, कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ। कूलाम्स लॉ किन लॉस को, इनमें से किस लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन होगा थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, वो तुम वहां पे लगा देना, या फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन होगा, ठीक है। मोशन का थर्ड लॉ या फिर न्यूटन का थर्ड लॉ, एक ही बात है, ठीक। इतनी बात की है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो दो फोर्स होते हैं, ये दोनों फोर्स एक्शन रिएक्शन के पेयर होते हैं, ठीक। देखो एक बार पूरा आर्टिकल, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लिया? हटा दे। देखो भैया ध्यान रखा करो, जो भी नए ऐड हुए हो, जब भी एक कहा करें, देख लो, नोट कर लो, जो कुछ भी करना है तुम्हें, तुरंत वीडियो पॉज करा करो और फिर देखा करो आराम से, ठीक है। यहाँ तुम्हें चलते वीडियो में घंटा भर नहीं देंगे। आगे देखो, अब देखो ये तो हमारे पास हो गया वेक्टर फॉर्म। अच्छा एक फॉर्म हमारे पास और आता है, इसको भी जरा देख लेते हैं। देखो ध्यान से, देखो अब यहां पर हमारे पास आता है कूलाम्स लॉ in terms of पोजीशन वेक्टर। तो देखो यहाँ पे इसको भी निकालना सीख लो एक बार, क्योंकि ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव में तुम्हें जितना ज्यादा तुमने देखा हुआ होगा, वहां उतने ज्यादा तुम और उतने आसानी से टिक कर पाओगे। देखो ध्यान से, जरा पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में भी तुम्हें निकालना सिखा देते हैं। वैसे ध्यान रखना, ये सारी चीजें कभी कराते नहीं थे, पेपर ऑब्जेक्टिव है, इसलिए तुम जितना ज्यादा यहाँ पे देख के जाओगे, जितने अलग अलग तरीकों से देख के जाओगे, वहां क्वेश्चन उतनी आसानी से टिक कर पाओगे। देखो अब यहाँ पर फिर से वही कर लिया हमने, यहाँ पर एक चार्ज यहाँ ले लिया, एक चार्ज यहाँ पे ले लिया, ये चार्ज हमारे पास Q1 है, ये चार्ज हमारे पास Q2 है। अब देखो इस तरह से हमने दो ले लिए। अगर पोजीशन वेक्टर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? एक ओरिजिन मानना पड़ेगा, तभी तो पोजीशन वेक्टर निकाल पाओगे। सोचो जरा ध्यान से, यहाँ पे यहां पर हमने ओरिजिन माना, हमने दो चार्ज मान लिए। अब चलो मान लेते हैं कि हमारे पास ये वेक्टर R1 है, पोजीशन वेक्टर चार्ज का, और ये जो देख रहे हो ये हमारे पास वेक्टर R2 है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहां से हमने इनको मिला दिया। अब ये वेक्टर क्या होगा? इस वेक्टर को तुम क्या कहोगे? देखो आराम से कह सकते हो, देखो ये हमारे पास होगा वेक्टर R21। अरे ये डायरेक्शन R21 की तो होती थी, अभी सिखा के आए कि नहीं आए? देखो ध्यान से, अब यहां पर हमारे पास फोर्स क्या निकलेगा? ये हमारे पास हो जाएगा F21, और हमारे पास यहां पर फोर्स आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास F12। बोलो इतनी बात क्लियर? ये उड़ाना मत, एक सीधी लाइन बनानी है, ठीक है। इतनी बात क्लियर? बोलो डायग्राम में किसी कोई परेशानी? अच्छा जरा समझना,
अगर हम यहाँ पे वेक्टर R21 देखें तो सबसे पहले तुम्हारा दिमाग तुरंत चलना चाहिए कि अभी जो वेक्टर R21 होगा ये हमारे पास वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 होगा। पहले तो तुम्हारा दिमाग यहाँ चलना चाहिए। देखो ना, अभी जो हमारे पास 21 है ये हमारे पास R2 माइनस R1 की तरह काम करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आगे देखते हैं इसमें। चलो फोर्स निकालते हैं सबसे पहले। यहां जरा इस फोर्स की बात करते हैं। तो यहां पर F21 निकाल दो। अच्छा, F21 निकालोगे तो फॉर्मूला तो हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब और ये आ जाएगा हमारे पास R21 वेक्टर। इतनी बात की है। अच्छा, एक काम करते हैं, ध्यान सुनना, हम इसको R क्यूब लिखें या फिर वेक्टर R21 के मॉड का क्यूब लिखे। बोलो क्या बातें अलग अलग है कि सेम है? ध्यान सुनना, वेक्टर R21 का मॉड लोगे तो क्या मिलेगा? R21 की न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? इन दोनों के बीच की दूरी। अरे इन दोनों के बीच की दूरी को ही तो तुम यहाँ पर वेक्टर R21 लिख के आए हो, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यहाँ पे क्यों, तरह समझना, जब तुम वेक्टर का मॉड लोगे तो क्या मिलेगी? न्यूमेरिकल वैल्यू, और दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, R क्यूब की जगह वेक्टर R21 के मॉड का क्यूब लगा देते हैं। बोलो इतनी बात क्लियर है? ये समझ में आया? अब एक बात समझना, ये क्यों करा, जरा यहां से देखो, जरा इस चीज को यहां से देखो। तो R21 की जगह क्या लिख सकते हैं? R2 माइनस R1। तो यहां पर आ जाएगा, सिंस R21 हो गया हमारे पास वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। अप्लाई कराओ तो यहां पर आ गया हमारे पास F21। अब ये कितना हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया Q1 Q2 अपॉन दिस। ये किसके बराबर है? ये हमारे पास आ गया मॉड ऑफ, ध्यान रखना मॉड लगा रहेगा। ये आ गया वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 मॉड, और ये आ गया क्यूब। ये आ गया हमारे पास R21। इतनी बात क्लियर हुई ना? अच्छा, एक काम और करा जा सकता है। ये जो R21 देख रहे हो, देखो हम R21 की जगह फिर से रख देते हैं वेक्टर। तो हमारे पास जो R21 है, R21 की जगह फिर से आ जाएगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। अब बोलो, देखो जरा हेडिंग क्या पढ़ी है? हेडिंग देखो ध्यान से, हेडिंग पढ़ी है कूलॉम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। सोचो जरा, अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो जो R1 और R2 देख रहे हो यही तो पोजीशन वेक्टर है Q1 और Q2 के। तो अब करना क्या था? तुम्हें इस पूरे फॉर्मूले को पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करना था। पोजीशन वेक्टर का रिलेशन हमने इस R21 से निकाल दिया। R21 से जैसे ही रिलेशन निकाला, हमने यहाँ पे R21 की जगह ये वैल्यूज उठा के रख दी, तो हमारे पास पूरा का पूरा फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। बोलो कहानी समझने की नहीं है? अब अगर मान लो ऐसा फॉर्मूला आएगा तो टिक कर पाओगे एग्जाम में? एक काम करो, ये नोट कर लो, ये नोट करो जल्दी से। अच्छा, किसको ये समझ में नहीं आया, ये कहां से आया? ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन नाम की कुछ चीज होती है, a प्लस बी बराबर आर। सोचो, एक ये वेक्टर, उसी डायरेक्शन में ये वेक्टर, ये तीसरा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या होगा? ये हमारे पास रिजल्टेंट का काम करेगा। मतलब R2 बराबर क्या होगा? R1 प्लस दिस। तो जब R1 को R2 में माइनस कर दोगे तो ये तो बचेगा। ठीक है, नोट करो। हटा दे, देखो आगे। देखो, यहां से तुम्हारे पास कूलॉम लॉ का सारा बेसिक कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो जरा इसमें क्या देखना है। अब यहां पर हमारे पास कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें आती हैं। चार्ज की डेफिनेशन निकल करके आती है। देखो जरा उन डेफिनेशंस को देखते हैं। ठीक है, देखो अब यहां पर हमारे पास चार्ज की डेफिनेशन आएंगी। देखो, चार्ज को हम तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सब कुछ देखना, एग्जाम में कैसे भी तुम्हारे पास डेफिनेशन लिख करके आ सकती है। देखो, अच्छा एक बात समझते हैं। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, चलो यहीं पे देखो। देखो हमारे पास पहला प्रोसेस है, ये हमारे पास फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया Q1 Q2 अपॉन R²। अच्छा, अगर हम एक काम कर दें, यहां पर हम Q1 और Q2 की जगह 1 कूलॉम रख दें तो, और ये जो डिस्टेंस है हम इसको 1 मीटर रखते, तो जरा सोचो हमारे पास फोर्स कितना बचा?
1/4πε0 1 × 1/1 बचेगा। अच्छा इसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁻, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 9 × 10⁹, ये तो 1 हो गया। फोर्स किस में आएगा न्यूटन में। तो देखो हमारे पास 1 कूलाम की एक डेफिनेशन आती है, 1 कूलाम इज द चार्ज which is when separated by 1 meter distance the force applied between them is 9 × 10⁹ न्यूटन। 1 कूलाम हमारे पास वो आवेश होता है जिनको 1 मीटर दूर रखने पर उनके मध्य लगने वाला बल 9 × 10⁹ न्यूटन हो जाए। बोलो कहानी समझ में आई। ये हमारे पास 1 कूलाम की डेफिनेशन आती है। आगे जरा सोचो, देखो हमारे पास एक डेफिनेशन और निकल के आती है। एक तुमने फॉर्मूला पढ़ा है Q बराबर NE, बोलो। अच्छा एक काम करते हैं, सोचो N बराबर हो जाएगा Q/T। अब देखो एक काम करते हैं, हमने Q की जगह रख दिया 1 कूलाम और E की वैल्यू पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। जरा रखो, देखो N की वैल्यू क्या निकल करके आती है। ऊपर तो 1 Q की जगह, E की जगह आएगा 1.6 × 10⁻⁻19। इतनी बात क्लियर है। अब देखो इसको ऊपर भेजो तो n आ गया हमारे पास 10⁻+19, यहाँ पर आ गया 1.6। इतना क्लियर। चलो आगे देखो। अच्छा एक काम करते हैं, हमने एक 0 यहां से ले लिया और यहां पर आ गया 1.6, नीचे क्या आ गया 10, ऊपर क्या आ गया 10⁻18। अच्छा देखो ध्यान से, ये डेसिमल हटा दोगे तो यहां पर एक और 0 आ जाएगा। 100 को 16 से काटो, देखो 16 6 होता है 96 और फिर आएगा हमारे पास 40 40 2 बार 32 32 आ गया 5 6.25 × 10⁻18। ये n क्या होता है अगर इसमें देखो तो n क्या है, n एक इंटीजर है। अच्छा इंटीजर किस चीज को बताता है, ये बताता है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो ध्यान से देखो हमारे पास अब ये क्या है, ये एक ऐसा नंबर निकल करके आया है कि अगर तुम इतने इलेक्ट्रॉन रखोगे तब उन सभी इलेक्ट्रॉनों का चार्ज मिल करके कितना बनेगा 1 कूलाम। तो देखो हमारे पास 1 कूलाम की डेफिनेशन आती है, द टोटल चार्ज ऑफ 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड 1 कूलाम। इस डिजिट को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देखो अच्छा तीसरी डेफिनेशन और देख लो, फिर सब एक साथ देख लो। देखो एक फॉर्मूला तुम्हारे पास होता है Q = IT, ये तुम बचपन से देखते चले आ रहे हो। देखो ध्यान से, अगर हम I = 1 एम्पियर ले लें, T = 1 सेकंड ले लें, तो बच्चे को पता है Q = 1 कूलाम होगा, ठीक है। देखो 1 कूलाम वो चार्ज होता है जो किसी सर्किट में 1 सेकंड फ्लो होने पर 1 एम्पियर करंट जनरेट करवाएगा, ठीक है। बात समझे यहाँ पे। तो ये हमारे पास 3 बेसिक डेफिनेशन थी, देख लो कॉपी में तुम्हारी डेफिनेशन लिखी होंगी, पढ़ लो। बता दे देखो देखो अब हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन आती है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अच्छा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कोई नई बात नहीं है, ठीक है। वैसे कायदे से ऑब्जेक्टिव में इसको करानी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक बात देख लो, एक डेफिनेशन देखने में क्या जाता है तुम्हारा। देखो अब होता क्या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सबसे पहले तुमने पढ़ा कहाँ, तुमने इसको पढ़ा है इंटरफेरेंस में। जब हमारे पास कई सारी वेव्स आकर के कंबाइन होती हैं तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है उन सभी के वेक्टर सम के बराबर हो जाता है। तो जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आता है वो क्या होता है y1 + y2 एंड सो ऑन। ये तो पढ़ा है सुपरपोजिशन। अब जरा इसी चीज को तुम इसमें लगा दो, इसी बात को तुम यहां पर लगा दो वेक्टर फोर्स में। तो ध्यान सुनना, अगर मान लो हमारे पास कोई एक पॉइंट है, इस पर कई सारे अलग अलग फोर्स आके कंबाइन हो रहे हैं। मान लो ये F1 यहां पर लग रहा है, ये F2 ऐसे लग रहा है, F3 मान लो ये नीचे की तरफ लग रहा है, यहां पर हमारे पास इस तरह से आकर के फोर्स F4 लग गया। इस तरह से मान लो हमारे पास ऐसे कई सारे फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। एक मान लो ये बाहर की तरफ लग गया F6,
इस तरह से अगर हमारे पास कई सारे फोर्स अप्लाई हो रहे हैं तो इस पॉइंट पर जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास इन सभी फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा। तो यहां पर हमारे पास वेक्टर F आएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 और ये कहां तक जाएगा, ये टोटल हमारे पास n फोर्स होंगे तो n तक जाएगा। मान लो ये हमारे पास एक ये Fn आ गया। इतनी बात क्लियर? देखो इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, एक नॉर्मल सी बात है। इनफैक्ट तुम्हें कभी पढ़ाया नहीं जाता, ठीक है। अगर पेपर सब्जेक्टिव होता है तो एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन टर्म्स ऑफ कूलम्ब्स फोर्स, या फिर एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन द क्राइटेरिया ऑफ फोर्सेस। तो कभी एक आध बार पूछी गई डेफिनेशन। ऑब्जेक्टिव में तुम्हें कोई लेना देना नहीं, लेकिन ध्यान सुनना, ऑब्जेक्टिव में तुम्हें इसको अप्लाई करना आना चाहिए। एक दो टर्म हो जाए तो इसमें तुम्हें कई सारे न्यूमेरिकल्स कराएंगे और जो तुमने इंटर में भी देखे होंगे, ठीक है, इंटर में देखे होंगे, अब उन्हीं से अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स लेके चलेंगे। ध्यान रखना, एक बार इंटर की बुक रिवाइज कर लेना, उसके जो शुरुआत के 3-4 चैप्टर हैं उन्हें रिवाइज जरूर कर लेना, ये बहुत अच्छे से कवर होंगी तुम्हारी सारी चीजें। देखो ध्यान से, तुमने कई सारे क्वेश्चन इस तरह के देखे होंगे कि एक स्क्वायर है, इन सभी में चार्ज रखा हुआ है, ये हमारे पास हो गया ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये हमारे पास डायगोनल कट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पर हम कौन सा चार्ज रख दें ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ जाए। इस तरह के क्वेश्चन इंटर में बहुत करे होंगे, एक बार सीख लेना बुक से देख करके, ठीक है। वैसे हमें पता है तुम कुछ करोगे नहीं, हमें को सब सिखाना पड़ेगा। देखो ध्यान से, और इन्हीं क्वेश्चंस में ये प्रोसेस अप्लाई होगा तुम्हारा, ठीक है। देखो आगे, अब देखो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देखो ध्यान से, यहां पर हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक और टॉपिक आएगा हमारे पास इसी में, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो ध्यान से, ये क्या होता है हमारे पास, अब जरा सुनो, यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। जरा एक बात सोचो, अच्छा ये हमारे पास एक चार्ज रखा हुआ, ध्यान सुनना, हम एक चार्ज यहां पर ले आए, तो अब सोचो इनमें फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। अच्छा जरा ऐसे समझना, देखो देखो भैया, हम जिस एरिया में हैं, जिस रीजन में हैं, हम उसी के हिसाब से बात करेंगे। तुम अपने घर की लोकेलिटी के हिसाब से समझ लेना, तुम्हें जो समझना हो, ठीक है। भैया हम बिराना रोड फूलबाग में हैं, हम उसी के हिसाब से एग्जाम्पल दे रहे हैं तुम्हें, ठीक है। देखो जरा क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, सुनो। अब मान लो हम यहां फूलबाग में खड़े हैं, एक चार्ज रखा है मेरे पास, ठीक है। हम दूसरा चार्ज उससे 1 मीटर दूरी पर रखे हुए हैं। अब इनमें फोर्स लगेगा, या तो अट्रैक्शन का या रिपल्शन का, हमें इससे मतलब नहीं। अब हमें यह देखना है कि इनमें फोर्स क्यों लग रहा है, ठीक है। एक और कंडीशन देखो, अब मान लो हम फूलबाग में खड़े हैं, ठीक है, एक चार्ज रखे हैं। अब मान लो तुम खड़े हो रावतपुर में 8 किलोमीटर दूर, और वहां पे तुम एक चार्ज पकड़े हुए हो, तो अब बताओ तुम्हारे चार्ज और मेरे चार्ज में किसी तरह का फोर्स लगेगा क्या? सोचो, नहीं लगेगा। क्यों? डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गई। ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ भैया कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गई। देखो ध्यान से, देखो इसका सही एक्सप्लेनेशन होगा। सबसे पहले वापस यहां पर आते हैं। यहां पर हमने बताया एक ये चार्ज, एक ये चार्ज, ठीक है। हमने पूछा ना कि इनमें फोर्स लगेगा कि नहीं, आंसर आया लगेगा। अरे हम तुम्हारे मन की बात जानते हैं, आंसर आया लगेगा। क्यों लगेगा सर, समझना। अब ये वाला जो चार्ज है, ये पहले वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया है।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है जरा समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड जरा समझना, फील्ड वर्ड, फील्ड का मतलब होता है रीजन। तो जरा देखो, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें हम किसी दूसरे चार्ज को अगर लेकर के आए, तो अब उन दोनों चार्जों में हमारे पास अट्रैक्शन का या रिपल्शन का कोई फोर्स लगे। बात समझ आ रही है? यहाँ पे ध्यान सुनो, क्या हो रहा है हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है? देखो ध्यान से, किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन, वो क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे चार्ज को लाने पर उनमें अट्रैक्शन का रिपल्शन का फोर्स लगता है। तो जरा सुनना, अगर पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ये बाउंड्री है, तो अगर अब तुम इसको इस बाउंड्री के बाहर रख दो तो अब कोई फोर्स नहीं लगेगा, कुछ भी कर लो। तो अब वही हमारे पास एग्जाम्पल काम करता है। हम फूलबाग में चार्ज लेके खड़े, तुम रावतपुर में चले गए लेकर के। अब दोनों चार्ज एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत बाहर हैं। अगर दोनों चार्ज एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर हैं, तो अब एक दूसरे पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो ध्यान सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? फील्ड, फील्ड मतलब क्षेत्र। फील्ड को जरा हिंदी में डिफाइन करो। फील्ड मतलब यहाँ पे क्षेत्र होता है, रीजन, खुली जगह को फील्ड कहते हैं। तो यहाँ पे फील्ड का मतलब जगह होती है भैया, ठीक है? किसी चार्ज के चारों ओर की वह जगह जहां पर किसी दूसरे चार्ज को लाने पर अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स लगता है। इतनी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब दूसरी डेफिनेशन आती है। तो जरा सुनो, अगर हम किसी चार्ज को किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आते हैं, तो हमारे पास जो फोर्स अप्लाई होता है, और फोर्स कैसा? फोर्स पर यूनिट चार्ज, हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अच्छा, साधारण शब्दों में कहें तो, आसान शब्दों में कहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? देखो भैया, किसी चार्ज पर लगने वाली फोर्स की जो वैल्यू होती है, फोर्स की जो स्ट्रेंथ होती है, हम उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है, ध्यान सुनना। अब ये हमारे पास कुछ Q1 है, हम ये चार्ज Q लेकर के आ रहे हैं। तो अब जरा सुनना, यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स F, और इसी चार्ज की वैल्यू से जब डिवाइड करोगे तो हमारे पास आती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा जरा सुनना ध्यान से। अब ये जो फोर्स इस पर लगेगा, ये किन बातों पे डिपेंड करता है? इस चार्ज पर तो डिपेंड कर ही रहा है, लेकिन इस चार्ज पर भी तो डिपेंड करेगा। तो ध्यान सोचो, हमने यहाँ पे चार्ज से डिवाइड कराया है। अगर चार्ज जैसा होगा वैसे ही फोर्स लगेगा। बात समझ आ रही है यहाँ पे? तो अब यहाँ पे सुनना, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ये होती है कि अगर हम किसी चार्ज को दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आएंगे, तो अब इस चार्ज पर जिस लेवल का फोर्स लगेगा, फोर्स कैसा? फोर्स पर यूनिट चार्ज, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इतनी बात क्लियर होगी यहाँ पे? और ध्यान सुनना, हम यहाँ पर कई बार इसको Q0 लिखते हैं। Q0 क्या होता है? हमारे पास टेस्ट चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज मतलब, टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जिसका रोल हमारे फाइनल फॉर्मूले में नहीं होगा, लेकिन वो डेरिवेशन करने में काम आता है, इसलिए हम उसे टेस्ट चार्ज कहते हैं। आगे देखो आप क्या इसमें देखो, अब यहां पर हमारे पास फॉर्मूला निकल करके आता है E = F/Q0। या अगर इसको लिखना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिटिंग कंडीशन में Q0 टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा हमारे पास F/Q0। देख लो जरा पे, अब नई डेफिनेशन देखिए तो यूनिट भी देख लो। यूनिट क्या है हमारे पास? ये तो सीधी दिख रही तुम्हारे पास, न्यूटन पर कूलम। आगे जरा देखो और क्या कर सकते हैं इसमें। ध्यान सुनना, यहां पर ये सीधी सी यूनिट तुमसे कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, तुम कुछ भी कर लो। ठीक है, देखो यूनिट कौन सी आएगी। देखो E बराबर होता है हमारे पास dV/dr। अब यहां पर जरा देखो, ये क्या है? ये हमारे पास वोल्टेज है, वोल्ट, और नीचे क्या है? दूरी, मीटर। तो यहां पर हमारे पास एक यूनिट और आ रही है, ये आ गई हमारे पास वोल्ट पर मीटर। और ध्यान रखना, ये पहले भी पूछी जा चुकी है, आगे भी तुमसे पूछी जाएगी कि वोल्ट पर मीटर किसकी यूनिट होती है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, कहां से आता है? इस फॉर्मूले से आता है। ये क्या है, कुछ याद है? ये हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है। आगे हटा दे। अच्छा, एक काम और कर, डायमेंशनल फॉर्मूला और देखो क्या आएगा हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो अब यहाँ पर न्यूटन के बारे में सोचो। न्यूटन हो जाएगा हमारे पास mLT-2। कूलाम होता है AT। AT को अगर ऊपर लाओगे तो A ऊपर आ गया -1, T को ऊपर लाओगे -1 -2, पहले से तो क्या लगता है? -3 लग जाएगा हमारे पास।
एक तो भैया ये डिस्टर्बेंस फोन की, इतनी बात क्लियर हो गई हमें सभी को। चलो आगे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हटा दें। आगे बढ़े, देखो आंसर। देखो अब यहां पर हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अच्छा, ये शुरू करने से पहले सबसे पहले तो एक बात देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती क्या है। देखो ध्यान से, हम यहां पर ये चार्ज Q1 लेते हैं और एक चार्ज हमने Q2 लिया, तो सोचो क्या होगा। चलो मान लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो अब हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती है। देखो अगर पॉजिटिव चार्ज है, तुम्हें पता है पॉजिटिव से लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा बाहर की तरफ निकलती हैं, नेगेटिव की तरफ आती है। इतनी बात क्लियर। अच्छी तरह समझते हैं कि ये कैसे पता चला भैया, किस साइंटिस्ट के सर पे भूत सवार हुआ था कि ऐसी डायरेक्शन दे दो। देखो ध्यान से, अब देखो क्या करा गया, कैसे हमारे पास ये डायरेक्शन निकल गई। देखो ध्यान से, ये हमारे पास प्लस Q1 है। अब यहां पर साइंटिस्टों को फोर्स निकालने के लिए या कैलकुलेशन आगे करने के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की जरूरत है, तो डायरेक्शन कैसे दें। देखो ध्यान से, अब एक काम करा गया, जो भी हमारे पास चार्ज है उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज लाया गया, तो पॉजिटिव चार्ज के जो मोशन की डायरेक्शन है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दे दिया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नाम दिया गया। ठीक है, ध्यान सुनना। सोचो अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव इस पॉजिटिव के पास रखोगे तो पॉजिटिव कहां भागेगा, बाहर की तरफ भागेगा। देखो वही बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स देगी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस देगी। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर द इमेजिनरी लाइंस विच आर डायरेक्टेड ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एनदर पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है, ये हमारे पास काल्पनिक रेखाएं हैं जिनकी डायरेक्शन हमेशा दूसरे किसी पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में होती है हमेशा। अच्छा सोचो अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहां रख दो तो ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींच लेगा। अगर ये इसको अपनी तरफ खींच रहा तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। बोलो इतनी कहानी समझ नहीं आती, याद रखोगे। ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में कि व्हाट आर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब ध्यान सुनना, ये जो थ्योरी के क्वेश्चन होते हैं, ये थ्योरी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट नहीं होते, लेकिन फिर भी कभी ना कभी तो पूछे गए हैं। अब देखो एक दो टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि थ्योरी में तुम्हें हर एक बात का मीनिंग बताते चले कि अगर कभी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो तुम उसे अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, और वैसे भी जितना ज्यादा एक्सप्लेन करते चलेंगे उतना ज्यादा तुम्हारा दिमाग खुलता जाएगा कि कैसे चीजों को समझा जाता है। देखो आगे, देखो अब आगे जरा देखते हैं, हटा दें। तो एक बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है, ये हमारे पास इमेजिनरी लाइंस है जिनकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में होती है। आगे अब देखो हमने यहां पर एक प्लस Q चार्ज ले लिया और एक यहां पर हमने माइनस Q चार्ज ले लिया। अब सोचो अगर ये प्लस और माइनस एक दूसरे के पास रखें तो अब लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसी होती है, प्लस से निकलती है माइनस की तरफ जाती है। बचपन से तुमने देखा होगा। अच्छा ऐसा क्यों होता है, सोचो जरा, ऐसा क्यों होता है हमारे पास कि लाइंस ऑफ फोर्सेस प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं। ध्यान सुनिए, ध्यान सुनिए, एक काम करते हैं, हमेशा ध्यान रखना लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन को शो करती है। तो हमने एक काम करा, यहां पर हमने पॉजिटिव चार्ज रखा
अब ये पॉजिटिव चार्ज कैसे मूव करेगा? अगर हमने डायरेक्शन ऐसी बनाई है तो कायदे से इसको ऐसे मूव करना चाहिए। तो अब इसी चीज को डिकोड करेंगे कि ये ऐसे कैसे मूव करेगा। देखो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, इससे जो फोर्स लगेगा वो तो बाहर की तरफ लगेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा? रिपल करेगा। मतलब ये हमारे पास क्या हो गया? F1। अच्छा तरह सुना, ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? ये इसको अपनी तरफ इस तरह से अट्रैक्ट करेगा, ये हो गया F2। बोलो जरा, इतनी बात समझ आ रही है यहाँ पे? लेकिन एक बात समझो, ध्यान सुनना। अब F1 और F2 में बड़ा कौन है? सोचो, ये दोनों चार्ज हमने बराबर रखे। अब ये चार्ज इसके पॉजिटिव के पास है तो F1 ज्यादा होगा। सोचो F1 ज्यादा है और किस तरफ है? ऊपर की तरफ। ये ज्यादा है तभी देखो चार्ज यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो जरा समझना, ये चार्ज इस पॉजिटिव से दूर होता जाएगा तो ऊपर वाला फोर्स कम होता जाएगा। ये चार्ज इससे पास होता जाएगा तो अब ये वाला फोर्स बढ़ता जाएगा। जैसे ही चार्ज यहां पर आया, सोचो यहां पर हमारे पास ऐसे बाहर की तरफ एक F1 फोर्स लग रहा है और यहां पर अंदर की तरफ एक F2 फोर्स लग रहा है। अब बिल्कुल मिड पे जब आ जाएगा तो ये F1 F2 दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर ये बराबर होगा तो ये आगे बढ़ेगा बिल्कुल सीधा, और जैसे ही थोड़ा आगे आएगा तो अब ये नीचे वाला फोर्स ज्यादा हो गया, ऊपर वाला जो बाहर की तरफ लग रहा है ये छोटा हो गया, तो अब ये नीचे की तरफ आने लगेगा। बोलो बात समझ है कि नहीं यहाँ पे? अब ये समझना है कि हमारे पास ये डायरेक्शन क्यों आती है। तुम यहाँ पॉजिटिव चार्ज को अगर रखोगे तो पॉजिटिव चार्ज इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, इस वजह से हमारे पास लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन ये आती है। इतनी बात क्लियर हुई? यहाँ पे हटा दें इसको। अब देखो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, अब हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। दो प्रॉपर्टीज तुम्हें पता है जो बहुत कठिन है। पहली कि हमारे पास ये पॉजिटिव से बाहर निकलती है, नेगेटिव की तरफ आती है। ठीक है, ये तो तुम बिल्कुल रख लो, यही पूछा जाएगा तुमसे एग्जाम में। देखो ध्यान से, अब हमारे पास आगे क्या चलता है। देखो सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है कि अगर हम यहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में अगर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो वो टेंजेंट क्या बताएगी। अगर यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखो तो इसी डायरेक्शन में तो मूव करेगा। तो ध्यान सुनना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पे खींची गई टेंजेंट उस पॉइंट पर रखे किसी पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन को बताती है। इतनी बात की है, ये हमारे पास है एक प्रॉपर्टी। अब एक बात जरा सुनना, एक प्रॉपर्टी आती है जो तुमने बचपन में पढ़ी होगी, इंटर में बहुत इंपॉर्टेंट भी होती थी, कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। सुना था? इसका रीजन ही पता होगा क्यों नहीं कट कर सकती। क्योंकि अगर कट कर गई तो जरा सोचो, यहां पर तो दो टेंजेंट खींची जा सकती है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। दो टेंजेंट खींची जा सकती है, मतलब टेंजेंट क्या बताती है? टेंजेंट बताती है पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन। तो अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखो तो पॉजिटिव चार्ज मतलब यहां पर भी मूव कर सकता है, यहां पर भी। ये पॉसिबल नहीं है। अगर एक पॉइंट होगा तो जरा सोचो, पॉजिटिव चार्ज एक ही तरफ तो मूव कर पाएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि तुम यहीं पे आके दोबारा रख दो, ये दोबारा कहीं और चला जाए। पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन एक ही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसी एक पॉइंट पर एक ही होगी। इसी वजह से किसी एक पॉइंट पर दो लाइंस ऑफ फोर्सेस कट नहीं कर सकती। ठीक है, आगे देखो। देखो अब यहां पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होती, हो सकता है शायद किसी को ना पता हो। देखो ना, यहां पर लिखने वाले हैं इसको। देखो ना, हमारे पास आता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑलवेज फॉर्म ओपन कर्व्स। अब इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ओपन कर्व बनाती है। ओपन कर्व समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले समझना पड़ेगा क्लोज्ड कर्व। अब कहो ये क्या समझा रहे हो, मैथ में बहुत पढ़ते आ रहे हो क्लोज्ड कर्व। भैया ध्यान सुनना, यहां पे तुम्हें अप्लाई करके देखना है। देखो चलो एक काम कर लिया हमने, सबसे पहले एक मैग्नेट ले लिया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। क्या लगता है ईस्ट कर दे इसको? बेवकूफी ना कर जाना, मैग्नेट में नॉर्थ साउथ होता है। ये हमारे पास नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगी। अच्छा जरा समझना, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे चलती हैं। देखो ये तुम पढ़ चुके हो इंटर में, नॉर्थ से निकलती हैं,
फिर साउथ से मैग्नेट के अंदर जाती हैं और यहां से इस तरह से आके अपना कर्व कंप्लीट करती हैं। तो ध्यान रखना, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या करती हैं, ये क्लोज्ड कर्व बनाती हैं। एक लाइन जहां से शुरू होगी वो वहीं पर आकर के मिलती है, जबकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या करती हैं, ये भी अब पॉजिटिव से शुरू होंगी, नेगेटिव पे आके खत्म। अब नेगेटिव से आगे कुछ नहीं, ये खत्म यहां पे, ठीक है। तो ध्यान सुनना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा ओपन कर्व बनाती हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा क्लोज्ड कर्व बनाती हैं। तो ध्यान सुनना, जितनी प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की, उनमें से सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी इसी की होती है एग्जाम में आने की। ये कुछ नया होता है जो ज्यादातर लोगों ने इंटर में नहीं देखा होता है, ठीक है। आगे बढ़े, और इसके लिए ना परेशान होना, तुम्हारे नोट्स में ये लिखा होगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ओपन कर्व बनाती हैं। क्लोज्ड कर्व जब अगला चैप्टर आएगा मैग्नेटोस्टैटिक्स, उसमें बताएंगे तुम्हें, ठीक है। बता दें इसको। चलो आगे देखो इसमें, देखो अब देखो यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अच्छा एक बात जरा समझना, तुमने बचपन में एक बात सीखी होगी 12th क्लास में, कई बार डेरिवेशंस में यूज करा होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बार एक समान वैद्युत क्षेत्र हिंदी वालों ने यूज करा होगा। कितने बता सकते हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? अच्छा जो बता सकता है वो एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और जाकर के जरा हमें बताओ व्हाट्सएप कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। हम टाइम देखेंगे, टाइम का ध्यान रखेंगे कि इस टाइम से पहले आंसर आना चाहिए, वीडियो खत्म होने के बाद ना है किसी का आंसर, ठीक है। देखो हम देख रहे हैं 47 मिनट का वीडियो हो चुका है, ठीक है। 47 मिनट के जस्ट बाद अगर किसी का आंसर आया तो वो वैलिड होगा भैया, उसके बाद आया तो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि अब हम बताने जा रहे हैं। देखो आंसर, अब देखो आप, हमारे पास यूनिफॉर्म, देखो दो तरह की मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अब मेन बात आती है पहचानोगे कैसे। देखो एक बात ध्यान रखना, तुमने कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे देखी होगी और कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे देखी होगी। तो ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो हम उसे कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती हैं तो वो होती है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक बात ध्यान रखना, ये होती है हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और ये होती है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। में ये जो EF लिखा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो अच्छा एक बात समझना, ये जो तुमने तरीका देखा ये तो एक रिप्रेजेंटेशन मेथड है, ठीक है, कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इनकी डेफिनेशन क्या होती है। देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगी, पहले तो एक बात सुन लो, फील्ड का मतलब क्या होता है, रीजन, क्षेत्र, ठीक है। देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या, वो रीजन जहां पे हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट रहे, वो हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन जहां पे हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदलती रहे, वो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अच्छा जरा समझना, एक बात ध्यान रखना, जहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होती हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हाई होती है, जहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दूर होती है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लो होती है। इतनी बात क्लियर सभी को आती है, इतना याद रखोगे। और जरा सुनना, एक हमारे पास और प्रॉपर्टी आती है, उसको भी जरा देख लो। देखो ये हमारे पास एक चार्ज है, अब इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा जरा सुनना, अब ये प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से आती है कि जैसे हम किसी चार्ज से दूर हटते जाएंगे हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या करेंगी, फैलती जाएंगी। इनको हम इंग्लिश में क्या समझते हैं, इनको इंग्लिश समझते हैं स्पार्स होती जाएंगी। स्पार्स मतलब होता है कि हमारे पास विरल होती जाएंगी, जिनकी सघनता कम होती चली जाती है। स्पार्स मतलब होता है दूर होती चली जाएंगी, ठीक है। ध्यान सुनना, हमारे पास प्रॉपर्टी आती है, व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज या एनी चार्ज, कोई भी चार्ज हो, अवे फ्रॉम एनी चार्ज,
द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस गेट स्पार्स्ड टू ईच अदर, ठीक है, वो एक दूसरे से दूर होती चली जाती है। इतनी बात क्लियर सभी? देखो अब अगले टर्न पे कुछ फॉर्मूले देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, और ध्यान सुन, हो सके तो अगले टर्न पे तुम किताब देख के आना, इंटर तुम्हें यहाँ पे न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, ठीक है, चलो।